audible, guys? Yes, ma'am. Okay, Aditya. Let me share my screen. बच्चे हाँ मिल गए। 3 थे वो। फॉर्म कर दिए थे। उन्हें नहीं हेल्प चाहिए तो मैंने उनको बोला मैम कर दें तो बड़ी जबरदस्त गीले हैं पता है। अपनी लाइफ टाइम बाकी है। दिस इज सो यूनिक। मेरी पहचान है। मैं तो आज के स्कूल में कहीं भी चली जाऊँ ना Okay guys, so can you see my screen now? आदित्य स्क्रीन दिख रही है मेरी आप सभी को? Can you guys hear me? आवाज आ रही है आप लोगों को? So हमने negotiable instruments act start किया था yesterday and we almost completed the meaning of the act. Now today we are going to study the elements of the act and types of the same, types of those instruments which we have covered in this act. तो आपको अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. So what we have to actually do while we make or while we actually are working on any of the negotiable instruments, जैसे मैंने आपको बताया कि negotiable instruments जो हैं वो या तो कोई promissory note या कोई चेक जिसको हम बोलते हैं कि चेक एक्सचेंज का चेक हो गया या कुछ एक ऐसा जो ऐसी चीज जिसमें कि बेसिकली हमने चेक के थ्रू अगर हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, वो सारी चीजें बेसिकली वो सभी चीजों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. अब उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की 8 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इन रिक्वायरमेंट्स को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. एलिमेंट्स का मतलब होता है, जैसे हमने और डिफरेंट एक्ट्स के बारे में एलिमेंट्स को पढ़ा था कि किस एक्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कब वो इंस्ट्रूमेंट, अगर ये सारी पार्टीज होंगी, अगर ये सारी चीजें होंगी जो उसके एलिमेंट्स हैं, तभी वो पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होता है या एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है बेसिकली. तो सेम गोज विद इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑल्सो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑल्सो, कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करें एज पर द एक्ट 1881. ये 8 चीजें होनी चाहिए. अगर ये 8 चीजें हैं तो वो कंसिडर होगा कि यस दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. अदरवाइज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर नहीं होता है तो ये पर्टिकुलर एक्ट उस पर अप्लाई भी नहीं होगा, कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे.
So the concept of negotiability is one of the most important features of commercial paper. सबसे important concept जो negotiability का है वो यही है कि most important feature ये है कि commercial paper है. commercial का मतलब personal paper नहीं है. अगर आपके पास कोई करेंसी नोट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है, तो आपके पास वो नोट क्योंकि आपने अर्न किया है तो वो करेंसी आपकी है तो सही, बट वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो कमर्शियल पेपर है, आप उसको फाड़ नहीं सकते. नोबडी कैन डू दिस कि अगर नोट हमने अर्न किए हैं, सपोज आई हैव अर्न 10,000 रुपीज, तो मेरे पास राइट आ गया कि मैं वो 10,000 के नोटों को फाड़ सकती हूँ. वो नहीं हो सकता. हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते नोट्स को, या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो कमर्शियल पेपर है. एक चीज, कमर्शियल पेपर का मतलब ये होता है कि वो पर्सनल पेपर नहीं है. इट इज फॉर द यूज, इट इज फॉर द बिजनेस यूज. हमें वो, और एंड दोज आर ट्रांसफरेबल. वो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास जाएंगे, सेम वैल्यू से ही वो यूज होंगे. दूसरा पर्सन भी उसको उतनी ही रिक्वायरमेंट से यूज करेगा जितना कि आप उसको यूज कर रहे हो. तो कमर्शियल पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो ये कि कमर्शियल पेपर है. इसको आप अपना पर्सनल पेपर ना समझें. ये डॉक्यूमेंट किसी और को भी बिलोंग करता है. आपके बाद किसी, अभी फॉर द टाइम बिंग आपके पास है, जैसे कि हमारे पास कोई पैसे, नोट, रुपया, पैसा होता है, वो भी हमारे पास है, लेकिन हमें कोई चीज खरीदनी होगी तो हमें वो पैसा देना पड़ेगा दूसरे को, तो हमारे पास से वो पैसा चला गया. तो इसलिए हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते नोट को. हम सारे लोग अगर नोट पैसा अर्न कर करके फाड़ने लग जाएं, तो आरबीआई तो नोट ही छापता रह जाएगा, और उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ से निकलेगी. तो बेसिकली कमर्शियल पेपर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी. ठीक है. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. पहली चीज तो रिटन में है. पैसा, चेक, कोई भी चीज हो, वो एक तो डॉक्यूमेंट है, और रिटन डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा तो होता ही है ना. पैसे पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, कितने रुपए का नोट है, कैसा डिजाइन होगा, क्या होगा, किसके साइन होंगे, आरबीआई के साइन होंगे, किस लैंग्वेज में लिखा होगा, क्या फोटो छपा होगा, ये सारी चीजें डिजाइन होती हैं, तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है. या सेम गोज विद चेक ऑल्सो. अगर बैंक के चेक्स होते हैं तो चेक्स पे भी लिखा होता है किसके नाम का हम चेक काट रहे हैं, कितने अमाउंट का चेक काट रहे हैं. अमाउंट को हम दो तरह से लिखते हैं, वर्ड में भी लिख रहे हैं, न्यूमेरिक में भी लिख रहे हैं. तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ एक्ट विच रिकॉग्नाइजेस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज द रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, और साइंड बाय द मेकर और ड्रॉअर. मेकर जिसने बनाया है या तो उसके साइन होंगे, या ड्रॉअर मतलब जिस जो ड्रॉ कर रहा है. जैसे कि मेरा चेकबुक है, तो मैं अपनी चेकबुक को किसी, उसमें से किसी चेक को मैं किसी के नाम पर ड्रॉ कर रही हूँ, किसी को चेक दे रही हूँ, तो मैं ऑथोराइज कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी एज अ ड्रॉअर, मैं लिख के किसी को चेक दूंगी. या फिर जो नोट होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं, वो बेसिकली आरबीआई छापता है, नोट आरबीआई छापता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है क्लियरली. मेकर कौन हो गया वहां पे? आरबीआई. तो बैंक का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो होता है गवर्नर, आरबीआई गवर्नर. हाईएस्ट अथॉरिटी होता है आरबीआई का. तो गवर्नर के साइन होते हैं नोट पे, जैसे आपको देखा, तो साइंड होगा वो, या तो ड्रॉ जिसने दिया है, चेक दे रहा है कोई, ड्रॉ कर रहा है किसी दूसरे नाम से, तो वो खुद साइन करेगा. या अगर नोट है तो वो भी आरबीआई गवर्नर साइन करके दे रहा है. ठीक है. तो मेकर या ड्रॉअर के साइन होते हैं किस पे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे. साइन नहीं है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आप किसी को कुछ नहीं, केस नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आपको किसी का ब्लैंक चेक मिल जाए और उस पर्सन के साइन ना हो, है ना, तो वो चेक किसी काम का नहीं है. उस पर आपका नेम मेंशन हो और अमाउंट मेंशन हो, चलो नेबर में अमाउंट तो आप भी मेंशन खुद भी कोई लिख सकता है, लेकिन साइन जब तक नहीं होंगे तब तक उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है. इन द सेम फैशन हर नोट पे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, अगर उस पे साइन नहीं होंगे तो नोट की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. तो पहली चीज क्या हो गई? रिक्वायरमेंट या एलिमेंट हो गया, मस्ट बी इन राइटिंग, लिखा होना चाहिए. मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और द ड्रॉअर. दो लोग हो सकते हैं, या तो जो बना रहा है उस चीज को वो, या जो किसी और को इशू कर रहा है, इशूअर या ड्रॉअर बेसिकली जो है, उन दोनों में से किसी एक के साइन होंगे उस पर. अदरवाइज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, लीगल नहीं होगा, या एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. मस्ट बी साइन बाय द मेकर और ड्रॉअर का मतलब सिग्नेचर कैन बी एट एनी प्लेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कहीं पर भी हो सकते हैं साइन. वैसे अगर स्पेसिफिकली कहीं एक जगह बनी हुई है तो वहीं साइन होंगे, स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली, जैसे कि चेक पर जगह बनी होती है सिग्नेचर के लिए, तो वहीं पर उसके ऊपर ही साइन होंगे. बट अदरवाइज एटलीस्ट अगर कोई ऐसा प्रोमिसरी कुछ डॉक्यूमेंट बन रहा है जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करने वाले हैं, जैसे कि क्रेडिट नोट हो गया कोई,
है ना, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो वो बिल एक पेपर है, नॉर्मल पेपर पे बिल निकला हुआ जिसपे A4 साइज पे जिसपे स्टैम्प वगैरह लगी हुई, तो वो भी लीगल पेपर होगा और उस पे साइन और स्टैम्प पेपर पे कहीं पर भी होगा। और अगर कहीं स्पेसिफिक जगह बनी हुई है साइन करने की तो फिर हम वहीं करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर साइन जरूर होना चाहिए, या तो ड्रॉअर के या फिर मेकर के। नेक्स्ट इज मस्ट बी अ डेफिनेट ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे। डेफिनेट ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे का मतलब हो गया कि जो भी पर्सन साइन कर रहा है ना, वो साइन कर ही इसलिए रहा है कि बेसिकली उसको वो दूसरे को ऑथराइज कर रहा है, या तो पैसे किसी को ट्रांसफर करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए। जैसे कि आरबीआई गवर्नर है, मैं ऑडिबल? आई होप यू गाइस कैन हियर मी। मस्ट बी इन डेफिनेट ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे, यानी कि उसमें एक ना एक आवाज आ रही है आप लोगों को? So we're discussing the instruments of the Negotiable Instrument Act. नेक्स्ट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन के लिए आपने कंडीशन लगा दी, दूसरे पर्सन के लिए कंडीशन नहीं लगाई है, या डिफरेंट कंडीशंस के बेस पर आप कुछ कह रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी को, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया या नोट दिया, तो नोट किसी को अगर आप दे रहे हो तो कुछ इस तरह से बोलकर कभी भी नहीं दोगे कि कोई कंडीशन लगा दी कि मैं तुम्हें नोट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा ये काम करना या ये नहीं करना या ऐसा नहीं होना। यू गेटिंग माय पॉइंट? So must be unconditional. Payment cannot be expressly conditional upon the occurrence of an event. ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि मैं तुम्हें इतने पैसे तब दूंगा जब ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। यस, वो किसी एक वैल्यू की वजह से या किसी एक कॉन्सेप्ट जो हम कुछ सपोज परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसकी वजह से हम ट्रांसफरेबल अगर सेम वैल्यू पे कर रहे हैं तो ठीक है, बट हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते उस पर। और ये चीजें ट्रांसफर जब हम करते हैं तो दूसरे अग्रीमेंट के को गवर्न करने के लिए भी नहीं करेंगे। पेमेंट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर फंड एक्सेप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रूमेंट। सो पेमेंट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ पर्टिकुलर फंड। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कोई पेमेंट किसी का अगर करना है और मुझे उसको सपोज एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज देना है या नोट देना है या चेक देना है, कुछ देना है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर फंड से कुछ उठाऊंगी? नो, इट इज दोज थिंग्स आर वेरी इजीली ट्रांसफर। चेक्स जो है वो किसी के भी नाम पर इशू हो सकता है। मेरी चेक बुक है, वो मैं किसी के भी नाम पर इशू कर सकती हूँ चेक उसमें, कि यानी कि किसी को भी पैसा दे सकती हूँ। ऐसी नोट के ऊपर बात है कि नोट जो कोई पर्सन नोट अर्न करता है तो वो हमारे नोट हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हमारे हो गए, करेंसी हमारी हो गई, लेकिन उस पर हमारा कहीं नाम नहीं लिखा होता कि ये नोट मेरा है। अगर वो आपका नोट खो जाए, किसी और को मिल जाए, तो जिसके पास है उसी का ही है, वो ये कह सकता है कि ये मेरा है। तो इसीलिए इट कैन नॉट बी पेड ऑन आउट ऑफ अ पर्टिकुलर फंड भी नहीं हो सकता, और कोई एक गवर्नड कर रहा है दूसरा अग्रीमेंट के हिसाब से वो भी नहीं हो सकता, किसी एक पर्सन को बिलोंग नहीं करता simply. So there are so many things which
which we consider that okay, these things are going to be this way. Now must be in order and promise to pay some certain, एक promise जरूर होता है, promise भी उसमें जैसे हमने ऊपर पढ़ा, promise तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि होगा ही, promise to pay, but एक order में होगा. order का मतलब यहाँ पर नेक्स्ट इज जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि प्रॉमिस टू पे होना चाहिए और एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें क्लियरली लिखा, फॉर एग्जांपल हम किसी को कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, आप किसी को कुछ कर रहे हो, तो उसका एक नरेशन होगा कि ये पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ, किस लिए ट्रांसफर हुआ, क्या क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है या आप किसी चीज का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो या फुल सम पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो किसी को, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर रहे हो, क्या किस लिए दे रहे हो. तो एक तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. दूसरा है इंक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड अटॉर्नीज फीस डज नॉट क्वालिफाई द स्टेटमेंट ऑफ सम सर्टेन, यानी कि अगर आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हो जिसकी वैल्यू कुछ है, वो तो ठीक है, जो आपने दे दिया, आपने लिख दिया कि ये पैसा मैंने इसलिए दिया, बट उसके अलावा अगर उसको ट्रांसफर करने की कोई कॉस्ट जा रही है तो उस पैसे को हम कंसिडर नहीं करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जैसे कि बहुत बार होता है ना कि कुछ क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करने के लिए कुछ पेमेंट मांगता है या कोई बैंक उसका अपना कोई फी चार्ज कर रहा है, तो वो फी आपके अकाउंट से कट गया ऑटोमेटिकली, बट वो फी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा. नेक्स्ट इज मस्ट बी पेबल इन मनी. जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पैसे की ही बात हो रही है. पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट उसकी बात हो रही है कि इन व्हाट फॉर्म इट इज गोइंग टू हैपन. हेलो. नाउ मस्ट बी पेएबल इन मनी का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्सचेंज कर रहे हो जिससे कि पैसा होगा, या तो वो खुद पैसा ही होगा, करेंसी नोट्स होंगे, या पैसे का कुछ वैल्यू होगा, पैसे का कोई अदर फॉर्म होगा, जैसे कि चेक, इट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ मनी, जिससे कि आपका डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाता है. देन द मेकर और द ड्रॉर कैन नॉट रिटेन द ऑप्शन टू पे द इंस्ट्रूमेंट इन मनी और इन समथिंग एल्स. अगर आपने एक बार किसी को पैसा दे दिया तो भाई उसका फिर ये चीज है, मतलब कि आप उस पैसे को फिर रोक नहीं सकते. आपने किसी को अगर चेक दे दिया, ऑल्दो देयर इज एन ऑप्शन दैट यू हैव टू मेक दी स्टे और समथिंग लाइक दैट, बट उसका अगर एक वैलिड रीजन नहीं है और आपको किसी पर्सन को पेमेंट देना ही था और आपने देने के बाद उसको रोकने की कोशिश की है, तो आपके पास जब तक वैलिड रीजन नहीं है तब तक आप रोक नहीं सकते उस चीज को, चाहे वो मेकर हो चाहे वो ड्रॉर हो. अगर मतलब आप अपने पास ये रिटेन नहीं कर सकते ऑप्शन कि मैं ये चीज आगे दूंगा ही नहीं पैसा. अगर आपको किसी को पैसा देना है और आप दे चुके हो तो फिर आप उसको रिटेन नहीं कर सकते. जैसे कि हम बहुत बार क्या करते हैं, चेक पेमेंट को स्टे करवा देते हैं बैंक से बोल के. अगर आपने किसी को चेक दिया, चेक इशू कर दिया, आपको उसे पैसे देने थे और आपने बाद में चेक को स्टे करवा दिया, तो वो भी एक तरह से लीगल इंस्ट्रूमेंट में दूसरा पर्सन आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो आपका चेक है और आपने इशू करा है वो चीज, तो आपने स्टॉप क्यों करवाया. स्टॉप कराने अगर करवाया है तो उसका एक वैलिड रीजन होगा, जो कि अगर आप प्रोड्यूस कर पाए तो ठीक है, वरना आपके अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट कोई भी केस फाइल या सूट फाइल हो सकता है और फिर आगे जो भी हियरिंग्स होंगी वो अकॉर्डिंगली इस तरह से हो सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड एंड एट अ डेफिनेट टाइम. आप देखिए, एक हर चीज का एक डेफिनेट टाइम डिफाइंड है कि चेक है या बैंक काम करता है तो इस पर्टिकुलर आवर्स में काम करेगा, इतने से इतने घंटे तक वो एक्सेप्ट करेंगे आपके फॉर्म्स या और जो भी चीजें हैं, ट्रांसफर की रिक्वेस्ट या जो भी, उसके बाद वो सिर्फ उसको प्रोसेस करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं. या हमें अगर किसी से कोई पेमेंट चाहिए या आप किसी से पेमेंट कुछ अगर वो कर रहे हो, तो हम हर किसी को एक डेफिनेट टाइम और अमाउंट बताते हैं कि इस चीज का इतना पैसा होगा जो हमें देना पड़ेगा, राइट. और कब तक देना पड़ेगा, कब तक देना पड़ेगा मतलब अगर हम कोई चीज बाय कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स जब आप बाय कर रहे हो तभी के तभी देना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि क्रेडिट पर भी दे सकते हैं. तो हर चीज में मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड एट ए डेफिनेट टाइम, मतलब जिस टाइम पर दूसरे पर्सन को रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर ही पे कर रहे हैं. वैसे आरबीआई सपोज शॉर्टफॉल होता है किसी वजह से, या बहुत सारे करेंसी नोट्स हैं जो खराब हो गए या फट के वापस बैंक्स के थ्रू आरबीआई को पहुंच गया, अब उसका एक रिप्लेसमेंट देना मार्केट में, तो आरबीआई उसको बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता कि इतना करेंसी नोट्स जो है, खराब करेंसी नोट्स उनके पास आ गए और वो नए फ्लोट नहीं कर रहे हैं प्रिंट करके, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं इसको हम होल्ड कर सकते हैं.
वो नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर डेफिनेट टाइम होगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर हमको वो नोट प्रिंट भी करने हैं और उसको अकॉर्डिंगली जहां से जितने नोट आए हैं उतनी ही वैल्यू का हम उसको फ्लोट भी करें मार्केट में, चाहे बैंक्स के थ्रू आए हैं जहां से भी आए हैं, बैंक से ही आते हैं ऑफकोर्स आरबीआई के पास। तो सो डेफिनेट डिमांड पे पेमेंट होता है और मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर और बियर। ऑर्डर और बियर का मतलब हो गया बियरर वो आदमी जो उस पर्टिकुलर नोट को यूज करने वाला है, वो बियरर है, ठीक है। सो एनी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मस्ट नेम द पे विद रीजनेबल सर्टेनिटी। आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हो, वेदर इट इज इन कैश और इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेक और इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिल और ऑफ क्रेडिट और एनीथिंग, उस पर वो डिटेल क्लियरली होती है, चेक पर क्लियरली डिटेल होगी किसको दिया आपने वो चेक। कैश अगर आप दे रहे हो तो कैश ऑफ कोर्स उसी को दोगे जिसको देना है, दूसरे पर्सन को देके आप अकाउंट को हैंडल आप हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि मैंने इसको पैसा दे दिया था उस पर्सन का, उसने इसको नहीं दिया तो मैं एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। नो, इफ यू आर पेइंग समबडी इन कैश, इफ यू आर एंटाइटल्ड टू पे समबडी इन कैश, तो आप उस पर्सन को ही कैश में दोगे। चेक है तो जिस पर्सन को आपने पैसा देना है उस पर्सन के नाम पर ही चेक इशू होगा, ठीक है। और डेट भी होती है चेक की, चेक के ऊपर कि इस डेट में, तो यानी कि उस डेट के बाद से विद इन 3 मंथ्स कभी तक भी वो चेक डेवलप हो सकता है। जैसे कि सपोज एबीसी को एक पर्सन है, वो किसी जगह पे काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, सैलरी चेक से मिलती है, सपोज कंपनी ऑप्ट करती है कि उसको चेक से सैलरी देंगे, तो उस पर्सन का मंथ का कौन से मंथ की सैलरी है वो सब कुछ डिटेल होता है उस चेक के पीछे कंपनी के पास रिकॉर्ड में, किस नाम से, आप ही के नाम पे चेक इश्यू होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका कोलीग के साथ में बैठता है, आप दो लोग एक साथ काम करते हो, दोनों की सैलरी एक ही अकाउंट में चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। चाहे पर्सन खुद भी चाहे कि आप मेरा पैसा इसको दे दो, तो भी नहीं हो सकता, वो आपका पैसा आप ही को देना है। कल को कुछ बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कंपनी तो प्रूव नहीं कर पाएगी कि आपको पैसा दिया है। सो इफ यू आर एंटाइटल्ड टू गेट एनीथिंग, आप ही को मिलेगा। सो इस द सेम फैशन हमें यही चीज दूसरों के साथ भी करना है। अगर हम किसी को कुछ पैसा पे करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो हमें उस पर्सन को ही पैसा पे करना चाहिए। किसी दूसरे को अगर आप पे कर रहे हो तो आप फ्यूचर में ये वो कर ही नहीं पाओगे प्रूव कि आपने उसको पैसा दिया है, नहीं प्रूव कर पाओगे तो आपको दोबारा पैसा देने की जरूरत पड़ सकती है। अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो केस कर सकता है आपके अगेंस्ट। कुछ क्वेश्चन है इसमें किसी को? आप लोगों में से सिर्फ 5 बच्चों के मुझे थर्ड असाइनमेंट आए हैं और किसी का थर्ड असाइनमेंट नहीं आया। तो मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे मत भेजिएगा अब। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसी टॉपिक का फर्दर आगे टाइप्स जो बेसिकली हम पढ़ तो चुके हैं समरी, बट इन डिटेल हम पढ़ लेते हैं, मैं वो भी कवर कर देती हूँ इसी में। नाउ टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो जो हमने अभी पढ़ा वो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स के उनके बिना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर ही नहीं होगा एज पर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी। कौन सी? जिसमें कि हम लिख रहे हैं कि वो रिटन में होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, प्रॉमिस भी होना चाहिए, डेफिनेट टाइम के लिए भी होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हमने पढ़े, वो सब एलिमेंट्स थे। नाउ टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या, कौन कौन से तरह के होते हैं, किन किन चीजों को हम एक्चुअली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर करते हैं, those are called the types of negotiable instruments. So negotiable instrument basically is a document that guarantees payment of a specific amount of money to a specified person. इसकी वजह से या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक गारंटी मिलती है
कि हम पेमेंट कर पा रहे हैं स्पेसिफिक अमाउंट का किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को। Negotiable instrument is a document that guarantees the payment of a specific amount of money to a specified person जो कि पे होगा, जिसको हम पे कर रहे हैं, and requires payment either on demand or a set date। या तो दूसरा पर्सन जब हमसे पैसे मांग रहा है तब, या प्री डिफाइंड कोई डेट है कि इस टाइम पर हमें पैसे देने हैं तब। उन दोनों में से कोई एक डेफिनेट टाइम पर प्री डिफाइंड या सेट टाइम पर या फिर डिमांड पे हमें पैसा वो देना है। Now, negotiable instruments contain key information such as principal amount, interest, date। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली मीनिंग में ही आ रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। फीचर्स इसके हो जाएंगे एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि नाम ही बता रहा है नेगोशिएबल है तो इजीली ट्रांसफरेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन जिसने पैसा अर्न कर लिया है वो अब आगे इसको ट्रांसफर ही नहीं करना चाहता और वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेगा। हम करेंसी नोट्स को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते। वी हैव अर्नड इट फॉर सम टाइम अंटिल वी वुड स्पेंड इट। हाँ, अगर हम उसको स्पेंड नहीं कर रहे, सेव करके रखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बट देन वी शुड सेव दोज करेंसीज इन बैंक सो दैट वो फिर से मार्केट में सर्कुलेट हो जाए, मार्केट में फिर से फ्लोट कर जाए। आपको जरूरत अभी पैसे की नहीं है, बट कैश जो है, जो नोट्स है वो तो लिमिटेड ही है। तो अगर आपके पास वो अनयूज्ड है, आप उसको बैंक में डालो और आपके पास वो उतना पैसा पड़ा भी रहेगा, जब आपको जरूरत हो कि आप विड्रॉ कर सकते हो। मीनवाइल जो नोट्स आपके पास घर में आइडल पड़े हुए थे, जो आप यूज ही नहीं कर रहे थे, वो कोई और पर्सन यूज कर लेगा। पैसा आपका अपने वहीं के वहीं रहता है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल। नाउ पर्सनल चेक्स। सॉरी, पर्सनल चेक्स जो होते हैं, जो कि बैंक चेक्स होते हैं बेसिकली, पहला वही होते हैं। पहला टाइप जो है पर्सनल चेक्स जो होते हैं, बैंक चेक्स बेसिकली, वो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पर्सनल चेक्स आर साइंड एंड ऑथोराइज्ड बाय समवन हु डिपॉजिटेड मनी विद द बैंक and specify the amount required to be paid as well as the name of the bearer of the check। क्लियर है कि चेक पे हमें क्या क्या देना होता है, क्लियरली कि कौन उसको बेसिकली बेयर करेगा, किसके पास वो पैसा जा रहा है और क्या नाम है उस पर्सन का, किस लिए जा रहा है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। वाइल टेक्नोलॉजी हैज लेड अस टू इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ इन ऑनलाइन बैंकिंग। आजकल तो आप देखिए चेक्स बहुत कम ही लोग देते हैं। जब से कोविड आया तब से तो हम पेपर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफर, ये सारी चीज़ों और पैसों का भी ट्रांसफर वगैरह हम बहुत कम करना चाहते हैं और हर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ज़्यादा बिलीव करता है। शॉपिंग में भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो रादर देन हम एटीएम से पैसे निकालें फिर किसी को दें, इससे बेटर है कि हम, या इवन हम चेक भी इशू करने के लिए नहीं सोचते, हम सोचते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर देंगे। आजकल तो ये वॉलेट्स चल गए हैं, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इन सारे वॉलेट से हमको इजीली ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं। बट अदरवाइज चेक्स जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब ट्रैवलर कौन होता है? ट्रैवलर वो पर्सन जो यहाँ पर नहीं आया पहले, या पहले आया तो यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। ट्रैवलर्स बेसिकली आर द पीपल हु डू नॉट स्टे जहाँ वो हैं फॉर द लॉन्गर टाइम एंड दे कम देयर फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए। हम जैसे कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो हम बोलते हैं हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, बट हम वहां पर रहने के लिए नहीं जाते। ट्रैवल करके गए, हमें मे भी कुछ काम होगा या तो उसके लिए ट्रैवल करेंगे, या हम फन के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं, रिलैक्स करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको हम लेजर बोलते हैं या घूमना बोलते हैं कि घूमने जा रहे हैं। तो हम ट्रैवल करते हैं, थोड़ी देर वहां रुकते हैं, अपना घूमते हैं, वापस आ जाते हैं, वहां पर स्टे नहीं करते। अब वो ट्रैवलिंग कहीं पर भी हो सकती है। ट्रैवलिंग कैन बी विद इन कंट्री, ट्रैवलिंग कैन बी आउटसाइड कंट्री। आपको घूमने जाना है, आप गोवा भी जा सकते हो जो कि कंट्री के अंदर है, आप केरला भी जा सकते हो जो कि साउथ इंडिया में है, और आप दुबई भी जा सकते हो कि जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो हमने ट्रैवलर्स चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्यों डाला है? क्योंकि
बेसिकली ये भी एक मोड ऑफ मनी ट्रांसफर है। वो लोग कुछ जो फॉरेन करेंसी किया, तो अगर आप यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ट्रैवल करने, तो आपको यहाँ से अपनी करेंसी देके उनकी करेंसी में कुछ ना कुछ ट्रांसफर या कन्वर्ट करके तब आप या तो पेमेंट कर पाओगे या आप कैरी करोगे तो आपके पास आपके अपने नोट होंगे, उस नोट को, या आपके पास अपनी कोई चेकबुक होगी, या आपके पास अपने इस कंट्री के कोई कार्ड होंगे। तो वही सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आदमी के, अगर इंडियन है तो उसके पास इंडियन करेंसी, इंडियन कार्ड्स, इंडियन चेक्स ही हो सकते हैं, जो वो लेकर दूसरी कंट्री में जाके अपना मे बी एक्सचेंज वहां पर करवाए उनकी करेंसी के हिसाब से, मगर एक्चुअली में तो वो अपनी करेंसी ही लेके आएगा या अपने ही चेक्स, अपने ही बैंक्स के कार्ड्स लेके आएगा। तो सेम यही होता है कि कोई दूसरा ट्रैवल अगर हमारी कंट्री में कर रहा है तो फिर वो क्या लेकर आएगा, तो वो अपनी करेंसी के नोट्स लेके आएगा या अपनी करेंसी के अपने कंट्री के बैंक के कार्ड या चेक्स लेके आएगा। तो वो भी जो ट्रैवलर्स चेक होते हैं, ट्रैवलर्स कार्ड होते हैं, ये सारी चीजों को भी हम ये समझते हैं कि बेसिकली हमें आई एम सॉरी, हमें उन चीजों को भी एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करना है कंसिडर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, कल को अगर कोई पर्सन इस चीज का फ्रॉड करता है, हमें तो पता नहीं कि वो पर्टिकुलरली जो करेंसी लेके आया वो ठीक है भी कि नहीं, हमने उस टाइम तो एक्सेप्ट कर ली, बाद में वो इजिली ट्रांसफरेबल है या नहीं, एक्सचेंज में हम उसकी वैल्यू ले पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड करता है तो उन ट्रैवलर्स चेक्स को भी, या उन ट्रैवलर्स की करेंसी को भी, या उन ट्रैवलर्स के बैंक कार्ड से जो पेमेंट हुई है, कुछ भी ऐसी चीजें, उनको भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, सो दैट इन फ्यूचर देयर इज एनीथिंग वी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। और अभी जब तक वो यहाँ हमारी कंट्री में है या हम किसी और कंट्री में भी जा रहे हैं, इनफैक्ट, तो जो स्मूथ ट्रांजेक्शन्स चाहिए, होनी चाहिए, या जो ट्रैवलर चाहता है वो कर ले। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए तो यहाँ आया नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आया है और अपना उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंस करने हैं जो वो करना चाहता है और खत्म कर देता है। ठीक है। मनी ऑर्डर जब हम छोटे से थे, हम तभी से सुनते आ रहे हैं, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर कर देना, किसी को पैसे भेजने होते हैं अगर हमें, तो हम मनी ऑर्डर से पैसे भेजा करते थे पहले। सो दैट मनी ऑर्डर बेसिकली इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर दिस एक्ट। इट्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम ऑथोराइज कर रहे हैं दूसरे पर्सन को कि क्या, कि इसको इतना पैसा हम ट्रांसफर करने के लिए, या ऑर्डर कर रहे हैं बैंक को कि इसको इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, दे दो, हमारे अकाउंट से दे दो। मनी ऑर्डर करना, ठीक है, मनी को आप ऑर्डर कर रहे हैं, दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी ट्रांसफर टू दिस पर्सन, इस डेट में, इतने दिनों में इसको मनी ट्रांसफर कर दो। तो मनी ऑर्डर करते हैं लोग। पहले मनी ऑर्डर करने ही जाया करते थे पोस्ट ऑफिस या जहां पर भी वो आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो से रिलेटेड है, और दूसरे लोगों को जो दूर बैठे हैं उनको मनी ऑर्डर के थ्रू ही पैसे ट्रांसफर करते थे। आज तो ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज्यादा, आज भी बैंक हर जगह ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, गांव बहुत सारे हमारी कंट्री में, उन सब में आज भी मनी ऑर्डर चलते हैं। ठीक है। या जो लोग बैंक से यहाँ से भेज रहे हैं कहीं शहरों से पैसा गांव में, तो लोग वहीं पर जाके ही अपना बैंक्स में जाके ही कलेक्ट करते हैं वो पैसा। एटीएम सब जगह नहीं अवेलेबल है आज भी। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स नोट्स होते हैं जो पैसे वाले नोट्स, जो हम बेसिकली यूज करते हैं मनी, जिन्हें हम कहते हैं, और उनको हम प्रॉमिसरी नोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रॉमिस लिखा होता है। आप कोई भी नोट उठाकर देख लीजिए, 2 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 2000 रुपए का हो, उस पर प्रॉमिस लिखा होता है आरबीआई गवर्नर का। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, जो फाइनेंस में डील करते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक आर ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या ऐसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ फाइनेंस कराते हैं, आपके लोन्स फाइनेंस करा देंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ आपका फाइनेंस में हेल्प करेंगे, तो दोज आर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सीडी जो है वो प्रोडक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, या तो वो किसी बैंक का होगा। उससे क्या होता है, दैट अलाउज अ कस्टमर टू डिपॉजिट एंड लीव अनटच्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड पीरियड। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि
सपोज एक होम लोन है, होम लोन हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक लोन है किसी का, हमने पास करवाया, बैंक ने पास किया किसी का लोन, और वो लोन जो है एक तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। सपोज करिए उससे क्या हुआ, मैंने पैसे लिए नहीं बैंक से, मुझे पैसे किसको देने थे, डीलर को देने थे। यानी कि मैंने किसी से घर खरीदा है और मेरे पास घर खरीदने के पैसे नहीं है। अगर मैंने किस सपोज कोई घर खरीदा है 50 लाख रुपए का, और 50 लाख रुपए इकट्ठा मेरे पास नहीं है, और मैं उस 50 लाख रुपए को ऑन इंटरेस्ट बैंक से लेने के लिए रेडी हूँ, तो बैंक मेरा पहले तो फाइनेंशियल स्टेटस चेक करेगा, मेरा बैकग्राउंड चेक करेगा, क्या सैलरी है, करंट कितना स्टेटस है, क्या मेरी नेट वैल्यू है, क्रेडिट वैल्यू क्या है मार्केट में, और कितना मेरे पास असेट या कुछ है कि अगर कल को मैं वो लोन वैल्यू नहीं करती उनको वापस, तो क्या रिकवरी उनके पास ऑप्शंस है कि वो पैसा कहाँ से ले सकते हैं। ये सारा चेक करने के बाद बैंक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम सीडी भी बोलते हैं, इन सो मेनी फॉर्म्स होता है। तो होम लोन की अगर मैं बात करूं तो बैंक ने क्या किया, अपने ही पैसे उतना अमाउंट जो अप्रूव हुआ मेरा, उतना अमाउंट डायरेक्टली किसको ट्रांसफर कर दिया, जो कि एक तरह से बिल्डर है, या जिससे हमने घर खरीदा सपोज, तो घर मेरे पास आ गया, मेरे नाम पर उतना अकाउंट में पैसा चढ़ गया, मैं उतना पैसा वापस करना है मुझे विद इंटरेस्ट, और मेरा काम क्या हो गया कि जो घर जिससे खरीदा उसको पैसे देने थे, वो काम मैंने उसको ऑलरेडी करके दे दिया, यानी कि मैंने उसको पैसे दे दिए, तो उसको भी पैसे चले गए, मैं भी रेडी हूँ इंटरेस्ट के साथ पे करने का। तो ये एक हो गया अनटच्ड तरीका, जिससे कि आपने पैसे को, ना तो आपके पास पैसा आया, ना आपने किसी को पैसा दिया, फिर भी जिसको आपको पैसा देना था किसी और ने आपके बिहाफ पर उसको दे दिया। क्लियर है? नाउ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस स्टेडली विद द लेंथ ऑफ द पीरियड। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने सपोज आप किसी को कोई लोन ही लिया है, सपोज आपने इंटरेस्ट पे लोन लिया है जैसे मैंने बताया, तो बेसिकली अगर आप 20 साल के लिए बोल रहे हो कि मुझे वो पैसा 20 साल के लिए चाहिए, या आप कह रहे हो मुझे 10 साल के लिए पैसा चाहिए, तो 10 साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो कम होगा, जो ज्यादा टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा वो ज्यादा होगा। तो जितना टाइम के लिए हम ज्यादा टाइम के लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक तरह से पैसे की हेल्प ले रहे हैं इन एडवांस, वो हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है, और वो इंटरेस्ट जो है टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट सिर्फ एक ही बार देना है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक बार देना है, साल में एक बार होगा या मंथली होगा, वो डिवाइड करके या जैसे भी होगा, लेकिन जितना लॉन्ग टाइम होता जाएगा उतना ही इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास भी विल बी ऑन थर्सडे। आप मुझे बताइए, इस ये सारे हमने पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप मीनिंग बता सकते हैं, डेफिनेशन भी हमने इसी नोट में काफी सारी कवर करी हैं। उसके बाद आप एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बता सकते हैं। उसके बाद आप ये टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी 5 तरीके के होते हैं, प्रोमिसरी नोट हो गया, सीडी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ जिसको हम बोल रहे हैं डिपॉजिट, ट्रैवलर्स चेक हो गया, ठीक है, चेक हो गया, पर्सनल चेक्स जो होते हैं, या मनी ऑर्डर हो गया। ये सारे टाइप्स ऑफ हमारे हो गए ये बेसिकली। कुछ इसमें क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज आई एम डन फ्रॉम माय साइड।